तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्रुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। आम के बाग में मिलीबग कीट की रोकथाम के उपाय। वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करके कमाए अच्छी आय। आम के पेड़ों पर आने वाले दिनों में बौर की बहार आ जाएगी, लेकिन फल आने से पहले ही आम के पेड़ों पर मिली बग कीट का प्रकोप होने लगता है। ये कीट आम के बागों में भारी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए समय रहते इसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप आम के बाग में कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निहारिका से। नमस्ते। जिन किसान भाइयों के पास आम का बागान है उन्हें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है आम में मंजर आने लगेगा। तो उसके लिए अभी क्या करना है कि अभी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे पौधे की स्थिति क्या है। जो भी हमारे बागान है उसमें स्थिति में ये देखना है कि अगर हमारे पौधे में कहीं भी अगर उजला उजला कीड़ा भी दिसंबर में बहुत ज़्यादा आता है, अभी जड़ की तरफ से छोटा छोटा, उसको मिलीबग कहते हैं, उजला कीड़ा आता है। आम के बागों में गुजिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुजिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। उसको बचाने के लिए हमको क्या करना है कि अल्काथिन शीट आता है, उसको चारों तरफ से बांध देना है। 25 से 30 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई होता है, उससे आप उसको बांध दें जड़ पे और उसके बाद ग्रीस लगा दें। ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको कभी कभी देखिएगा कि कहीं कहीं तने में छेद हो रहा है। उसके लिए क्या करना है आपको कि एक कोई स्टिक लेना है, उसमें कॉटन लगा के केरोसिन ऑयल में डुबो के उस पूरे छेद को निकाल देना। छेद से जितने भी कीड़े होंगे उसमें कैटरपिलर घुसे रहते हैं, जो कि धीरे धीरे पेड़ को अंदर से खाते हैं और जब उसमें फ्लावर आने लगेगा, फूल आने की स्थिति में पूरे पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। तो उससे पहले इस चीज़ को कर लेना है। ठीक है। और अभी कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव ऐसे नहीं करना है। अगर बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है तो जैसे कि हम कह रहे थे अभी तने में छेद हो जाए उसके लिए, तो उसके लिए हम बहुत सी बुरी स्थिति हो तो हम मोनोकोटोफॉस ये सब डालते हैं। लेकिन ये करने पे भी अगर कंट्रोल हो रहा है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं।
आम के छोटे पौधों को गर्मियों में 4 से 7 दिन के अंतर से तथा ठंड में 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन फल वाले पेड़ों की अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद यदि भूमि में नमी अधिक रहती है तो फल कम आते हैं तथा नई शाखाएं ज्यादा आ जाती हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंगो के ऑर्चर्ड में इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। बकरी पालन व्यवसाय छोटे सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। इस व्यवसाय को कम लागत और कम देखभाल में आसानी से करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बस जरूरत है कि इसकी उन्नत नस्लों का चयन करके पालन करें। तो आप बकरी पालन के लिए कौन सी नस्ल का चयन करें और इसका पालन किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के प्रोफेसर डॉक्टर महेश दत्त। ये बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप अगर 4 गाय रखते हैं, 2 भैंस रखते हैं तो 5 या 6 बकरी रख सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी आय बढ़ाने के लिए कई व्यवसाय को करते हैं, जिसमें बात करें बकरी पालन की तो यह काम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। आजकल बकरियों की दूध और मांस की मांग मार्केट में बढ़ती जा रही है। बकरियों के दूध में मल्टीविटामिन पाए जाते हैं। अगर आप भी बकरी पालन करना चाहते हैं तो अच्छी नस्ल के बकरियों का पालन करें, जो इस प्रकार से हैं: सिरोही, जमुनापारी, बीटल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, जखराना। किसान इनमें से किसी भी नस्ल का चयन करके पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर सिरोही नस्ल की बात करें तो सिरोही नस्ल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल के रूप में भारत में मानी गई है, जिसका जो उद्गम है, जो जन्म स्थान है, वो सिरोही जिला, राजस्थान का सिरोही जिला माना जाता है। लेकिन कुछ हद तक कुछ पशु आप देवगढ़, जो कि राजसमंद जिले में एक तहसील है, देवगढ़ में बिल्कुल वही पशु आपको देवगढ़ में मिलेंगे और कई लोग इसको देवगढ़ी के नाम से भी जानते हैं। यानी सिरोही नस्ल या देवगढ़ी नस्ल वो एक ही बात है और बिल्कुल आप देखेंगे लक्षणों में कोई खास अंतर नहीं है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो कई पशुओं को इस पे चकते नज़र आएंगे, साथ ही कई पशुओं पर वो चकते बिल्कुल भी नहीं होते। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ही जो प्लेन, जो शरीर के ऊपर कोई भी चकता नहीं है, वो भी सिरोही नस्ल हो सकती है। अगर चकते हल्के हैं या गाढ़े हैं, वो भी सिरोही नस्ल हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो शरीर पर जो चकते बनते हैं वो वास्तव में वो बहुत अच्छा इसका एक जो इसके लक्षण है, एक बहुत अच्छा लक्षण है। लेकिन कई बार ये बिल्कुल भी चकते नहीं बनते। तो आप ऐसा ना माने कि वो सिरोही नस्ल नहीं है। सिरोही नस्ल वो भी नस्ल है, वो भी सिरोही नस्ल के अंतर्गत ही आती है। बकरी पालन में सफल होने के लिए बकरियों की आहार और आवास की उचित व्यवस्था करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए उचित स्थान का चयन करके बनवाए बकरियों का आवास, जिससे सर्दी, गर्मी, बारिश में आराम से बकरियां रह सके, जिससे उनके वृद्धि विकास अच्छी तरह से हो सके। बकरियों के लिए एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके लिए आवास की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। आवास में ये कभी भी गीले स्थान पर बैठना पसंद नहीं करती है। किसान भाइयों, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि बकरियों के लिए थोड़ा सा ऊंचा स्थान, यानी अगर आप लकड़ी के फट्टे लगा देते हैं तो वो सबसे बढ़िया है और सस्ता है, क्योंकि ये ज़मीन या गीले स्थान पर बैठना पसंद नहीं करती है। अतः इसके लिए ऊंचे स्थानों पर हम उनको इसके लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बल्कि लकड़ी के फट्टे जो कि बहुत ही सस्ते हैं
और मान लीजिए अगर लकड़ी बची हुई लकड़ी है, आप देखेंगे लकड़ी की दुकानों पर, तो अगर मान लीजिए उनमें कोई छोटा मोटा डिफेक्ट भी है, वो भी फट्टे इसके काम आ सकते हैं, जिन पर ये बैठ सकती है। बकरी रखने के लिए आपको बहुत ही कम जो श्रमिक तथा इनके खान पान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसका मुख्य कारण है बकरी को 2 घंटे सुबह या 2-2.5 घंटे शाम को आप किसी भी अपने क्षेत्र के खाली स्थान है, सड़कों के आसपास है या चरागाहों में घुमा सकते हैं। 2-2.5 घंटे की घुमाई के बाद आपको किसी तरह का हरा चारा या सूखा चारा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उससे ही अपना पेट भर सकती है। साथ ही प्रतिदिन 300 ग्राम 400 ग्राम दाना जो आप घर पे बना सकते हैं। साथ ही जो अनाज आपके मान लीजिए निम्न श्रेणी के हैं, या मान लीजिए जिनको आप अपने खेतों में बीज में आपके बचे हुए अनाज हैं या जो खाने लायक नहीं हैं, उनको आप इन पशुओं के रूप को खाने के रूप में इनके लिए एक दाना बना सकते हैं। अगर इनके खान पान की बात करें तो प्रति जो बकरी है उसको 2 से 2.5 किलो या 3 किलो जो है वो सूखा पदार्थ चाहिए, और 300 से 400 ग्राम इसके लिए अच्छी श्रेणी का दाना आप घर पर ही बना सकते हैं, जो कि आपके घर पर अनाज और जो खलियाँ हैं या जो मान लीजिए नमक है, गुड़ है, उसको मिलाकर एक अच्छा दाना आप इसको तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक पानी की बात है तो प्रति बकरी आप देखेंगे पानी की आवश्यकता गाय इसकी कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। पानी की जो खेलियाँ हैं उनमें हफ्ते में एक बार उनकी सफाई करें, साथ ही कुछ मात्रा में उनमें चूना डाल दें। चूना डालने का ये बड़ा फ़ायदा होगा कि इनमें पानी के अंदर कीड़े नहीं बनेंगे और पानी जो है वो साफ़ सुथरा बना रहेगा। इस तरह से बकरी के जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही उत्तम बना रहेगा। आज के समय में बकरी पालन व्यवसाय भी बीमारियों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में आपकी बकरियों में बीमारी की समस्या आए ही नहीं, इसका सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है टीकाकरण। टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार समय पर करवाएं। करीब पहले बार जो है 11 से 12 महीने या 13 महीने पे ये पहली बार जो है ज्ञापन होने के लायक हो जाती है, और इस तरह से 7 से 8 बार आपके फार्म पर बहुत ही सामान्य रूप से ये बच्चे दे सकती है, और ये अपने आप में एक लाभकारी धंधा बकरी पालन आपके लिए हो सकता है। क्योंकि इसकी खिलाई पिलाई, रहन सहन या रखरखाव पर खर्चा बहुत कम आता है, इसलिए बकरी पालन गाय पालन की तुलना में एक सस्ता व्यवसाय है। आप देखेंगे ये एक बहुउद्देशीय पशु है, दूध भी मिलेगा, आप देखेंगे इससे आपको एक अच्छी खाद मिल जाएगी, और साथ ही एक मांस के लिए एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध एक पशु है, और मांस के लिए इसका प्रेफरेंस अन्य पशुओं की तुलना में बहुत ज़्यादा माना गया है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने समय से मसूर की बुआई कर दी थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इस समय फसल पर कई रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनकी समय रहते रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आप रोगों को पहचान कर इसकी रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर आर प्रसाद। किसान भाई, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मसूर जो है एक दलहनी फसल है और इसकी खेती बहुत ही ज़्यादा एरिया में किया जाता है। तो इसके लिए चूँकि मसूर में मुख्य रूप से 2 रोग लगता है। पहला है उकठा रोग, जिसको विल्ट कहते हैं, और दूसरा है रस्ट, जिसको हम लोग हरदा रोग के नाम से जानते हैं।
तो पहली रोग जो है वो उकठा, उसकी अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हम मसूर लगाते हैं और मसूर की बढ़वार जैसे ही होती है तो मसूर के खेत में जाने पर हम कहीं कहीं पैच के रूप में देखते हैं कि मसूर जो है सूख रहा है। उकठा रोग फ्यूजेरियम नामक फफूंद के कारण होता है। गर्म और नमी वाला वातावरण इसके लिए अनुकूल होता है। मौसम में बदलाव और बार बार खेत में एक ही फसल लगाने पर फसल में उकठा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। यह पौधे के जीवन काल में कभी भी हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो रोग ग्रसित चने के पौधे के ऊपरी हिस्से की पत्तियां और डंठल झुक जाते हैं, पौधा सूखना शुरू हो जाता है और मरने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सूखने के बाद पत्तियों का रंग भूरा या तने जैसा हो जाता है। वयस्क और अंकुरित पौधे कम उम्र में ही मर जाते हैं एवं भूमि की सतह वाले क्षेत्र में आंतरिक उत्तक भूरे या रंगहीन हो जाते हैं। यदि तने को लंबवत चीरा लगाएंगे तो तंबाकू के रंग की तरह धारी दिखाई पड़ती है, लेकिन यह पतली और लंबी धारी तने के ऊपर दिखाई नहीं देती। और जब उसको हम उखाड़ते हैं तो नीचे का जो जड़ होता है उसमें बिल्कुल काला सा दिखाई देता है। अगर उसको आप चीरेंगे तो एक ब्राउन कलर का उसमें धारी सी उसके तने में दिखाई देती है। और इस तरह से ये रोग जो है लगभग 50 से 60% तक फसल की उपज को प्रभावित करता है, जिससे किसानों की बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो वैसे में किसान भाई इस रोग से बचाव के लिए जब अगर लगा रहे हैं तो उस समय आप खेत की साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही साथ किसान भाई कुछ प्रभेद हैं, जब आप प्रभेद का चुनाव करें तो उसमें आप ये ध्यान रखें, जो प्रभेद हैं उसमें DPL 1562, पंत L4, PL 406, 639, ये जो वेराइटियां हैं अगर आप इनको लगाते हैं तो ये उकठा प्रतिरोधी वेराइटियां हैं, तो उसमें उकठा रोग नहीं आता। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। साथ ही 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। 6 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। गहरी जुताई करके खेत को समतल करें। रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएं। खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाइजम 50 WP 0.2% घोल का पौधे के जड़ क्षेत्र में छिड़काव करें। साथ ही साथ जो दूसरा रोग है उसको हम लोग रस्ट या गिरवी बोलते हैं, हरदा रोग बोलते हैं। तो उसमें किसान भाई आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा जनवरी फरवरी में तापमान कम होता है और हल्की बूंदाबांदी होती है तो जो मसूर के पत्ते होते हैं वो धीरे धीरे उस पे प्याले के आकार के कथई कलर के उसका चेंज होने लगता है। धीरे धीरे वो फफोला बनता है और बाद में वो सफ़ेद हो जाता है और ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी फसल हमारी सूख गई। साथ ही साथ उसमें जो फली का निर्माण होता है वो न के बराबर होता है, यानी आपका उपज इस रोग के लगने से अंतिम अवस्था में लगभग 80% तक प्रभावित हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है पहले तो आप अच्छी प्रभेद जो इस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है, जैसे PL 406, 639, DPL 1562 और हम 57, ये वेराइटियाँ जो हैं ये आपका रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटियाँ हैं। इसको आप लगाएं और साथ ही साथ लगाने के से पूर्व आप बीज को प्रोपिकोनाजोल जो एक फंजीसाइड है 1 ml मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित करके अगर इसको लगाते हैं तो ये रोग न के बराबर आता है। साथ ही साथ अगर आप फसल लगा दिए हैं और जैसे ही आपका दिसंबर जनवरी का समय आता है जिस समय टेम्परेचर लो होता है और हल्की बूंदाबांदी हो तो उस समय इस दवा को आप प्रोपिकोनाजोल को आप 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करते हैं तो काफ़ी हद तक इससे आप निदान पा सकते हैं। किसान भाई आप इन बातों को ध्यान में रख करके अगर आप मसूर की खेती करते हैं तो मुख्य रूप से मसूर में यही दो रोग आता है तो आपकी उपज में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नाला, जिला उदयपुर के कृषक समीर सिंह ने। ये रंगीन मछली पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो समीर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मछली एक्वेरियम एक जलीय प्राकृतिक सौंदर्य रूप है। बाजार में विभिन्न आकार और आकृति के एक्वेरियम आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें आयताकार, गोल, वर्गाकार, त्रिकोण आदि काफी प्रचलित हैं। आप सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं, साथ ही इनको स्वयं घर पर भी बना सकते हैं। एक्वेरियम तैयार कर अनुकूलित करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियाँ पाली जाती है। सर्वप्रथम आप जिस साइज का एक्वेरियम रखना चाहते हैं, मैं 3 बाई 2 फुट का एक्वेरियम सजेस्ट करता हूं, जिसमें कि एक आप 3 से 4 मछलियां, छोटी प्रजाति गोल्ड फिश या आप जेब्रा फिश और भी अन्य मछलियां रख सकते हैं जो अभी आप अपने में रखना चाहते हैं। रंगीन मछलियों के अनेक प्रजातियां हैं, पर इन्हें एक्वेरियम में एक साथ रखने के पहले जानना आवश्यक है कि ये एक दूसरे को हानि तो नहीं पहुंचाएगी। छोटी आकार की मछलियां रखना एक्वेरियम के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है, जिनमें शिशुजनक मछली जैसे गप्पी, शर्ड, टेल, प्लेटी, मौली आदि और अंडजनक मछली जैसे गौरामी, गोल्ड फिश, एंजल, डॉलर फिश, पुंटियस आदि को पाल सकते हैं। आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर औसतन आकार की 50 मछलियां प्रति वर्ग मीटर जल में रखना ज्यादा बेहतर माना गया है। एक्वेरियम को खरीदने के बाद उसे सजाने से पहले अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें। इसके बाद साफ बालू की परत बिछा दें और उसके ऊपर छोटे छोटे रंगीन पत्थर की एक परत को बिछा दें। पत्थर बिछाने के बाद थर्मोस्टेट, एरेटर और फिल्टर को लगा दें। एक्वेरियम में जलीय पौधा लगाने से ये और भी आकर्षक लगता है। इसके लिए बाजारों में आजकल तरह तरह के कृत्रिम पौधे और खिलौने उपलब्ध हैं। और किसी भी एक्वेरियम में पानी जो है वो 2/3 ही भरें, 1/3 भाग उसका खुला रखें, ताकि उससे हवा के आदान प्रदान में भी अच्छा होता है। और गर्मियों में तो हमें तापमान, वातावरण के अनुकूल जो पानी का तापक्रम रहता है उसको तो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन विंटर के सीजन में हमें तापक्रम को अनुकूलित करने के लिए हमें थर्मोमीटर का या रियोस्टेट की आवश्यकता पड़ती है। एक्वेरियम में भरा जाने वाला पानी क्लोरीन मुक्त होना चाहिए, इसलिए यदि नल का पानी हो तो उसे कम से कम 1 दिन संग्रह कर छोड़ देना चाहिए और फिर उस पानी को एक्वेरियम में भरना चाहिए। मछलियों का प्राकृतिक आहार प्लक्व है, परंतु एक्वेरियम में मुख्यतः कृत्रिम आहार का प्रयोग किया जाता है। बाजार में रंग बिरंगे आकर्षक पैकेटों में इनका आहार उपलब्ध है। आहार दिन में 2 बार निश्चित समय में 2% शरीर भार के अनुसार दिया जाना चाहिए। यह मात्रा जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। भोजन उतना ही देना चाहिए जितना मछलियाँ तुरंत खाकर खत्म कर दे। सप्ताह में 1 या 2 बार प्लक भी खिलाना चाहिए, इससे मछलियों की चमक बनी रहती है। खाना आप सुबह शाम दे सकते हैं, और अगर उसमें कोई रोग लगता है बीच बीच में आप 15 दिनों पे या महीने में एक बार मिथिलीन ब्लू से पानी को 1% या 2% 2 ppm के साथ आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको मछलियों में कोई भी बाह्य परजीवी या कोई भी अन्य लक्षण नज़र आते हैं तो आप उसको 2 से 3 ppm पोटास में, क्योंकि एक्वेरियम मछलियों में अगर आप सामान्य रूप से अगर ध्यान देंगे तो रोग प्रबंधन करना बहुत ही आसान है। आप उनको आसानी से निकालें और स्नान बाथ की विधि से उसके रोग को प्रबंधित किया जा सकता है। एक्वेरियम में मछली पालन करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे थर्मोस्टेट द्वारा पानी का तापमान 34 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। एरेटर द्वारा वायु प्रवाह निरंतर करें। पानी साफ रखने के लिए फिल्टर का उपयोग करें। एक्वेरियम में उपस्थित अनावश्यक आहार उत्सर्जित पदार्थों को प्रतिदिन साइफन द्वारा बाहर निकाल दें। हर 15 दिन में एक बार आधा पानी निकालकर स्वच्छ पानी भरना चाहिए। यदि कोई मछली मर जाती है तो उसे तुरंत निकाल दें। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव